सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप AFM, जहां हम 10 मिनट्स में कवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जैप 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे मॉड्यूल A चैप्टर 2 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट 1, 2, 3 देखेंगे और फिर आप कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 के साथ। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि एक कंपनी को अपने इन्वेस्टर को वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। सो ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी एक तरीके का डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करती आ रही थी और बीच में उसने चेंज कर दिया तो उन्हें प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा फुट नोट्स में कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है और इसका उनके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। लीगल राइट अब कब अराइज होता है? जब हमें कैश पेमेंट मिलती है? नहीं, जब हम गुड्स कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं तब हमारा लीगल राइट अराइज हो जाता है। तो जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे तभी हम ये लिख लेंगे अपनी बुक्स में कि हाँ, सेल हो चुकी है। नेक्स्ट इज मैचिंग। इनकम एंड एक्सपेंस मस्ट बी मैच्ड ओनली व्हेन दे बिलोंग टू सेम पीरियड। इसका मतलब है कि जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया है अपनी सेल के थ्रू, अब सेल में हमने क्या किया होगा, कुछ गुड्स बेचे होंगे, उन गुड्स को बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ है हम उतने ही खर्चे को कैलकुलेट करेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं। मतलब आपने अगर 10 यूनिट बेची तो आप इस रेवेन्यू से उतना ही एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे जितना आपने इन 10 यूनिट को बनाने में किया है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आज पढ़ेंगे क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज्ड इन अकाउंटिंग इन विच द वैल्यू ऑफ एन असेट ऑन द बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी ने मान लो कोई असेट एक्वायर किया है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी वैल्यू पे रहेगा जो उन्होंने पे की है एक्वायर करने के लिए। अगर 10 लाख में एक्वायर किया था तो बुक्स ऑफ अकाउंट में चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख ही शो करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट एंड ना कि मार्केट कॉस्ट शो करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है अपने असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज को एट ओरिजिनल परचेज प्राइस इन द बैलेंस शीट। यही कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या कहाँ कहाँ ये हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स ओवर वैल्यूएशन इन अ वॉलेटाइल मार्केट। अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, डायनामिक है, तो ओवर वैल्यूएशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट हो सकता है। डज नॉट चेंज इवन इफ द असेट एप्रिशिएट्स। ये चेंज नहीं होगा चाहे बिल्डिंग कल को 1 करोड़ की हो जाए। अगर आपने 10 लाख की पेमेंट की थी तो 10 लाख ही आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। नेक्स्ट इज हेल्प्स कैलकुलेट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो भी हम डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करेंगे वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा। इन सब में वो हेल्प करता है। तो एक्चुअल प्राइसिंग रिट्रीव करने में हेल्प करता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम हो गया। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम करना है तो एक्चुअल प्राइसिंग क्या थी, जो एक्चुअली हमने पे किया था उसको खरीदने के लिए। नॉट एप्लीकेबल ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। सिक्योरिटीज़ हमेशा कैसे चलती है, मार्केट प्राइस पे। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनली द मटीरियली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। देखो, बिजनेस बहुत बड़ा होता है और बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई छोटे छोटे खर्चे अलग अलग साल में लिखे। फॉर एग्जांपल, मान लो ये कंपनी ऑफिस है। अब इस कंपनी ऑफिस का अगर हम एक्सपेंस और रेवेन्यू देखें तो करोड़्स में है। कितना है एनुअल एक्सपेंस, 1 करोड़। एनुअल रेवेन्यू कितना है, 1.5 करोड़। अगर इतनी बड़ी कंपनी एक छोटा सा स्टेपलर खरीद रही है तो स्टेपलर एक तरीके का ड्यूरेबल एसेट है, तो स्टेपलर की लाइफ बहुत ज़्यादा है। मान लो उसकी वर्किंग लाइफ है 5 ईयर्स और वो आया कितना, 50 रुपये का। अब जो भी वर्किंग लाइफ जिसकी ज़्यादा होती है हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द ईयर्स। तो हम 50 रुपीज़ को अगले 5 साल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 साल में क्या 10 रुपये का एक्सपेंस दिखाएंगे हम। ऐसे 10-10 रुपये हर साल लिखने से अच्छा है कि हम एक ही साल में 50 रुपये लिख दें, क्योंकि 50 रुपये इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है बेसिकली, है ना। तो इनके लिए ये इमटेरियल इन्फॉर्मेशन है। सो मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव यूजफुलनेस ऑफ द फैक्ट व्हेन कंपेयर टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कंपनी कितनी बड़ी है,
कितने उनके एक्सपेंस एंड रेवेन्यू है, इस पे डिपेंड करता है कि वो जो खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा स्टेपलर हो गया, वो मटेरियल है भी कि नहीं है. सो एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ इट इज़ रीजनेबली बिलीव दैट इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब है कि वही इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए मटेरियल है अगर वो आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. कंजर्वेटिज्म कहता है, अच्छा नाम याद रख लेना, एग्जाम में दोनों नाम से ही क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है. सो प्ले सेफ कंसेप्ट कहते हैं इसको बेसिकली. तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि कुछ लॉस हो सकता है तो उसको तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट हो सकता है तो उसको आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना है. मतलब अगर नुकसान की बातें हो रही हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इमीडिएटली प्रोविजन क्रिएट कर लो उसके लिए कि हाँ फ्यूचर में ये गड़बड़ हो सकती है, तो कंटिंजेंसी प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, कंटिंजेंसी प्रोविजन क्या होता है बेसिकली, आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम इमीडिएटली पेमेंट कर सकें. तो सारे नुकसान को तो हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन होने वाले प्रॉफिट पे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना. सो प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized and all possible losses should be provided for. सारे possible losses हमें कंसिडर करने हैं और पॉसिबल प्रॉफिट्स हमें थोड़ा इग्नोर करके चलने हैं. नाउ स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें कि स्टॉक जो है वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर मार्केट प्राइस पे विच एवर इज लोअर. तो स्टॉक की जो बेसिकली वैल्यूएशन है उसको हमेशा कम रखेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है. मान लो कल को आपने किसी को सामान उधार पे दिया, वो बंदा भाग गया, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे ना कि नुकसान हो गया, तो एकदम से तो आप इतने पैसे ला नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे हम इस प्रोविजन में पैसा इकट्ठा करते. एक तरीके का गुल्लक होता है जिसमें हाँ अगर इमरजेंसी आ गई कि हमारे डेटर्स भाग गए, पैसे नहीं दिए या उनके पास है ही नहीं, तो हम इस प्रोविजन में से पैसे निकाल लेंगे. बिजनेस को नुकसान नहीं होना चाहिए. Not recording the potential revenues from intangible assets until realized. कोई भी possible revenue हमें नहीं रिकॉग्नाइज करना है जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाता. No deliberate underestimating of value of assets leads to formation of secret reserve. अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे अपने असेट्स को, ठीक है, मतलब उनकी जो वैल्यूएशन है उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करेंगे कि हम हर चीज़ कम कम दिखा रहे हैं और पैसा बेसिकली हाइड कर रहे हैं. तो हमें हाइड नहीं करना है, ये हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक कंपनी है, वो डेप्रिसिएशन क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारे फिक्स्ड असेट हैं उसमें से जो वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, उसके लिए हम हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं. तो डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड होते हैं. तो मान लो अगर एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है पिछले 4 साल से, कितने साल से, 4 साल से, बट अब कंसिस्टेंसी में चल रही थी 4 साल तक, लेकिन 5th ईयर में उन्होंने सोचा हम तो भाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर लेते हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो 4th ईयर का इंफॉर्मेशन है उसको 5th ईयर से कंपेयर करने में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने अलग मेथड फॉलो किया था, यहाँ हमने अलग मेथड फॉलो किया था, और अलग मेथड फॉलो करने की वजह से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है. सो एनी चेंज इन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एंड एक्सप्लेन. तो अगर आपने मेथड चेंज किया है तो आप इसको फुल डिस्क्लोजर में लेके अपने इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करेंगे. राइट, सो इट इज़ एसेंशियल फॉर इंटरफर्म एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन. ये एक फर्म का एक पीरियड से दूसरे पीरियड कंपैरिजन में हेल्प करता है, या एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने में हेल्प करता है अगर उनमें कंसिस्टेंसी है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी कहता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, free from bias of accountants and others. This can be possible when each of the transaction is supported by a verifiable document or vouchers. तो ये कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि
हमें उन बातों पे ध्यान नहीं देना अगर किसी ने बोली है, या टेम्पररी पीरियड के लिए किसी को ऐसा लगता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा फॉर एग्जांपल, तो हमें पर्सनल एजम्पशन नहीं लेनी है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। एनेक्डोटल एविडेंस नहीं चलेगा, एंड हियर से मतलब कहीं सुनी बात पे या टेम्पररी चीज़ें जो हम परसीव कर रहे हैं उनके बेसिस पे या पर्सनल एजम्पशन के बेसिस पे हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। मान लो आपके मैनेजर ने आके कहा कि सर मैंने तो हमने ना इतनी सेल कर ली है, तो आप क्या कहोगे, भाई वाउचर दिखाओ अगर सेल किया है। तो सिर्फ उसके कहने पे कि इतनी सेल हुई है आप उसको नोट नहीं कर लेंगे अपने बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए एंड अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, फॉलो होने चाहिए। किसी की कही सुनी बात पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए, वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए या वाउचर होना चाहिए, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो और ट्रांसपेरेंसी हो। सो हेयर इज द PYQ फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व। ये बता रहे हैं लिस्ट 1 में कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कंसेप्ट एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट को हमें मैच करना है लिस्ट 2 से। तो आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर ज़रूर करना, क्योंकि आंसर करने से क्या होता है कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।